आज हम बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आगे छायावाद पर विचार विमर्श कर रहे हैं। छायावाद एक तरह से आधुनिक युग का स्तंभ माना जाता है। चार प्रमुख कवियों ने एकजुट होकर छायावाद को जन्म दिया। साधारण भाषा में हम उन्हें प्रसुमन के नाम से जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। इन तीनों ने साहित्य में रीतिकाल से नीचे उतरकर जो आधुनिक प्रयोग किए, प्राचीन अलंकारों उपमानों को नकार के, प्राचीन रूढ़ियों को हटाकर यथार्थ में आकर कविता करने का जो बीड़ा उठाया, छायावाद वहां से प्रारंभ हुआ। निराला की जूही की कली, प्रसाद की कानन कुसुम, पंत की पल्लव नई काव्य चेतना की प्रथम सोपान बने। इन कविताओं के माध्यम से चली आ रही पारंपरिक जो कविता की विधा थी, पाठक उससे कुछ अलग अनुभव की ओर बढ़ा और धीरे धीरे पाठक को लगा कि यथार्थ और वास्तविकता हमारे जीवन के ज्यादा नजदीक है। 1920 के आसपास आते आते छायावाद ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और 1935 में हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो छायावाद के अंतिम चरण में जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी, वो उसकी पूर्ण परिणति के रूप में प्रस्तुत हुआ। 1920 से लेकर 1935 तक का जो समय रहा, वो समय विभिन्न विचारों के आलोड़न विलोड़न का समय रहा। उस समय में विचारक, कवि, साहित्यकार और साहित्य का विद्यार्थी, सामान्य जन, सबके दिमाग में एक ही एक बात थी और वो थी इस दास्ता से मुक्ति की। मैं पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हम रीतिकाल से नीचे उतर गए हैं। नारी के नक्शिक सौंदर्य से हम अलग हो गए हैं, प्रकृति को नहीं छोड़े, क्योंकि प्रकृति सृष्टि के साथ चलती है। हमने प्रकृति को नहीं छोड़ा और प्रकृति को लेकर छायावाद में कभी उतर आया। प्रकृति का मानवीयकरण प्रारंभ हुआ, प्रकृति का सौंदर्य चित्रण प्रारंभ हुआ और प्रकृति के माध्यम से जिजीविषा को प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया। तो ये समय जो रहा, ये हम रीतिकाल से नीचे तो उतर आए, रीतिकाल के एक बड़ा जो तत्व था उसको हमने छोड़ दिया, लेकिन रीतिकाल के एक तत्व को साथ लेकर हम चले और वो था प्रकृति। छायावादी कवियों ने 1935 तक एक पूरा सिनेरियो तैयार कर दिया था। काव्य के नए प्रतिमान गढ़े गए थे, मानवीकरण जैसे नए अलंकार का जन्म हो चुका था और ऐसी परिस्थिति में 1920 से 1935 तक का जो समय रहा, उस कालखंड को छायावाद नाम दिया गया। हालांकि छायावाद एक उपहासात्मक नाम था प्रारंभ में। इस समय का उपहास उड़ाने के लिए कुछ आलोचकों ने इसका नाम छायावाद रखा था, लेकिन बाद में यह नाम रूढ़ हो गया इसी के साथ और इसी नाम से यह कालखंड प्रचलित हुआ। तो इस समय में जो कविताएं लिखी गई वो एक अलग तरह की स्पष्ट अंतर दिखाई देता और लगभग इसी दौरान, इसके आसपास, इससे थोड़ा सा पहले 1914 में जब
रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार थे उनका मनोबल भी काफी ऊंचा हो गया था। उसी दौर में चल रहे थे, तो उनके साहित्य में भी वो चीज आने लगी थी। अब साहित्यकार जो था वो अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने लगा था, तो अंग्रेजी के जो साहित्यकार थे, अंग्रेजी के जो कवि थे, उनका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था छायावाद के ऊपर, छायावादी कवियों के ऊपर। तो स्वाभाविक है कि परिवेश का प्रभाव दिखाई देगा, और अंग्रेजी रोमांटिज्म, अंग्रेजी जो रोमांटिक कवियों की कविताएं थी, उनका प्रभाव भी छायावाद की कविता पर दिखाई देने लगा था। अर्थात पश्चिम का गहरा प्रभाव अब हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा था, और छायावाद में, क्योंकि प्रारंभिक चरण था छायावाद का, तो छायावाद में वो दिखना भी स्वाभाविक था। हिंदी कविता का जो ये समय रहा 1914 के 1920 और 1935 के बीच में, हम 1914 से अगर ले लेते हैं, गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार से ही ले लेते हैं, और 1935 तक का समय रहा, इसी दौर में आप ये देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदियां छायावाद का विषय बनी। उसके बाद ही वही समय रहा गांधी जी के आंदोलन का समय। तो गांधी जी के आंदोलन के समय विभिन्न जो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही थी, जनमानस की चेतना में परिवर्तन आ रहा था, सोच में परिवर्तन आ रहा था, वो भी छायावाद का विषय बना। उसमें भी छायावाद का अपना प्रमुख रोल दिखाई दिया। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ जो नए विचारक, नए जो उपदेशक आ रहे थे, जिन्होंने अब समाज सेवा का बीड़ा सा उठा लिया था, उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट करना है, जिनमें रामकृष्ण परमहंस जो थे, विवेकानंद जी तो थे, टैगोर थे, गांधी थे। उनके विचारों ने सामाजिक मस्तिष्क को बहुत आंदोलित कर दिया था अपने विचारों से, और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर हम अब तक जहां थे, हम आज अपने यथार्थ के धरातल पर उतर रहे हैं, और उतरकर सोचने को हम बाध्य हो रहे हैं। तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि छायावाद का जो अंकुर है, छायावाद का जो बीज है, वो बोधा और घनानंद ने बो दिया था, और भारतेंदु की जमीन पर वो अंकुरित हो गया था। और अंकुरित हुआ वो पौधा 1920 के आसपास पूर्ण रूप से अपनी दो पल्लवों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था, और उसको जल सींचा था प्रसाद पंत महादेवी और निराला ने। कुछ भी है, लेकिन साहित्य की एक नई परिणति ने यहां जन्म लिया, और उसी दौरान द्विवेदी युग की सरस्वती और इंदु नामक पत्रिकाओं में जो रचनाएं छपी, जो कविताएं छपी, जो लेख छपे, उन्होंने उसको और अधिक पुष्टि प्रदान कर दी। तो धीरे धीरे छायावाद अपनी जड़ें जमाने लगा था। छायावाद जो है वो जनमानस में, भारतीय जनमानस में अपने आप को स्थापित करने लगा था। छायावादी कविता अब केवल दिखावे मात्र की कविता नहीं रह गई थी, कल्पना प्रधान कविताएं नहीं रह गई थी। छायावाद की कविता यथार्थ के धरातल पर उतर आई थी। वो पुराने अलंकारों को लेकर, पुराने उपमानों को लेकर, पुराने उपदेशों को लेकर, इनको लेकर नहीं रची जाने लगी थी। अब जो दिखाई दे रहा है वो छायावाद की कविता का मूल विषय हुआ करता था। तो छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण प्रधान हो गया था। पहले क्या था? छायावाद से पूर्व तक नारी का नक्षिक सौंदर्य था, और प्रकृति का भी मूर्त सौंदर्य ही काव्य के रूप में कागज पर उतरता था। लेकिन यहां सौंदर्य का अमूर्त रूप प्रस्तुत किया जाने लगा। एक अलग प्रवृत्ति आई छायावाद के काव्य सौंदर्य की। इसमें कवि ने जो है नारी के शारीरिक सौंदर्य की बजाय उसके आर्थिक सौंदर्य को उभारना प्रारंभ किया, उसके प्रेम भाव को उभारना प्रारंभ किया। और प्रेम तत्व रीतिकाल के बाद प्रेम तत्व जो रहा वो केवल एक स्त्री पुरुष संबंध तक सीमित नहीं रह गया। अब देश प्रेम, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, मानव प्रेम,
पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम, बहुत सारे प्रेम की परिभाषाओं में आने लगे थे। लोग उनको मानने लगे थे, लोग उनको स्वीकार करने लगे थे, लोग उनकी परिभाषा देने लगे थे, अलग करके देखने लगे थे। तो वो सारा प्रेम जो है वो छायावाद के काव्य में अब परिलक्षित होने लगा था। महादेवी को लीजिए, महादेवी की जो कविताएं हैं उनमें प्राणी प्रेम बहुत स्पष्ट रूप से दिखा है। छोटे छोटे गिलहरी के प्रति उनका प्रेम है, सामान्य पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम है, स्पष्ट दिखाई। पंथ के काव्य में आप देखिए प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया पंथ ने, बहुत खूबसूरत शब्दों में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को उठाइए, उसमें प्रेम की एक अलग ही परिभाषा, श्रद्धा के साथ जब मनु की वार्तालाप होती है अलग परिभाषा दिखाई देती है, ईड़ा के साथ जब वार्तालाप होता है अलग परिभाषा प्रेम की दिखाई देती है। कुछ संकुचित हो जाता है वहां प्रेम आकर, क्योंकि मानवीय जो मनोभाव है वो अनायास आते हैं, और ईर्ष्या एक मानवीय स्वभाव है, और स्त्री के प्रति ईर्ष्या का भाव सर्वविदित है। तो ईड़ा का श्रद्धा के प्रति ईर्ष्या भाव सर्वविदित था, और वो ही कामायनी का मूल प्रतिपाद बना। तो कहने का मतलब कि हम ये मानते हैं कि जो प्रेम पहले केवल स्त्री और पुरुष के प्रेम में ही परिभाषित किया जाता था पूर्व कवियों के माध्यम से, क्योंकि उस समय की आवश्यकता ये थी। कवि, हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि कवि राज्याश्रय में रहता था, और राज्याश्रय में जैसा कवि को कहा जाता था कवि वैसा ही लिखता था। कवि अपने मन से कुछ नहीं लिखता था, वो अपने आश्रयदाताओं की कुंठा शांति के लिए, उनके मन को खुशी देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए साहित्य का सर्जन करता था। तो उसमें स्वाभाविकता नहीं होती थी। छायावाद में ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि यहाँ व्यक्ति स्वच्छंद होकर कविता लिखता है, तो उसमें उसकी जो वास्तविक अंदर की भावनाएं हैं वो काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो छायावाद में आते आते आनंद की पूर्ण अनुभूति होने लगी थी। कहीं कोई साहित्यकार दबाव में कविता नहीं कर रहा था, प्रकृति का सजीव चित्रण होने लगा था इस काम में। करुणा और वेदना की अनुभूति का आलंबन इस काव्य की विशेषता भी बन गया। यानी अब मानव, प्रकृति, प्राणी, इन सब की करुणा को विषय बनाया गया, उनकी वेदनाओं को विषय बनाया गया, उनको समझा गया और समझकर समझाने का प्रयास किया गया। तो ये एक तरह से देखें तो स्त्री के मांसल सौंदर्य के जो कवि उपासक थे वे अब नारी के आंतरिक सौंदर्य पर आ गए, उसके अंग सौंदर्य की बजाय उसके मानसिक सौंदर्य को देखने लगे, उस पर कविताएं करने लगे। क्योंकि स्त्री अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, और भारतीय समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर स्त्री बैठी है, तो उस स्त्री को सम्मान देने की स्थिति में कवियों ने अपनी कलम को चलाया और उन्हें उचित स्थान प्रदान किया। तो छायावादी कवियों को हम इस रूप में भी मानते हैं। इससे पूर्व जो स्त्री पुरुष की दैहिक वासना थी, जैसे कि मैंने पूर्व बताया, कविता का विषय था, अब वो विषय नहीं रहा था। अब स्त्री के पुरुष के प्रेम के बहुत सारे आयाम थे। स्त्री पुरुष अब एक स्वस्थ मित्र भी हो सकते थे, भाई बहन भी हो सकते थे, पिता पुत्री का प्रेम भी हो सकता था, और भी बहुत सारे प्रेम हैं, उनको इसमें परिभाषित किया गया इस काल में। तो ये समय छायावाद का जो रहा, इसमें प्रकृति, नारी, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रेम और न जाने कितने और प्रेमों का उदात्त वर्णन स्पष्ट दिखाई देता है। तात्पर्य कहने का कि हम अब यथार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की ओर छायावादी काव्य ने अपना कदम बढ़ाया था। और ये वो समय था, लगभग उस समय की बात हम कर रहे हैं कि जिस समय इस सारी चीजों से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन चूंकि एक तरफ नए विचारकों के विचार समाज में जो है वो फैल रहे थे, विवेकानंद के विचार, दयानंद सरस्वती जी के विचार, महात्मा गांधी जी के विचार, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, इनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी तरफ साहित्यकारों ने अपनी कलम के माध्यम से अपने विचारों को समाज के सामने रखना प्रारंभ कर दिया था। तो समय लगातार बढ़ता रहा। पहले की तरह समाज संकीर्ण नहीं रहा। जाति, धर्म, वर्ण, देश, स्थान आदि से उठकर
हम विश्व बंधुत्व की बात करने लग गए थे। अब हम इन संकीर्ण दायरों में बंधे हुए नहीं थे। छायावादी कभी संकीर्ण दायरों में बात नहीं करता था। वो इन सबसे ऊपर उठकर मानव की बात करता था। वो इस सबसे ऊपर उठकर सृष्टि की बात करता था। वो इस सबसे ऊपर उठकर प्रकृति की बात करता था। ये एक अलग बात है कि धीरे धीरे इसमें जो है साम्यवाद का प्रवेश होना शुरू हो गया था, लेकिन ईश्वर की सत्ता को तब तक छायावादी कवियों ने नकारा नहीं था। उन्होंने प्रकृति को ईश्वर के रूप में ही देखा और उसका चित्रांकन किया। तो एक अलग छायावादी कवियों का जो सोच थी, छायावादी कवियों का जो विचार था, वो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता था और उससे विश्व मानव की कल्पना अपने आप साकार होने लगी थी। विश्व मानवता में ही स्वर्ग के दर्शन हम करने लगे थे। विश्व बंधुत्व की भावना सबसे पहले पूरे संसार को हमने दी थी और पूरे संसार को एक शब्द भी हमने दिया था विश्व बंधुत्व का, जो भारत की पहचान आज भी है और भारत की संस्कृति का सबसे बड़ी परिभाषा ये माना जाता है कि अगर भारत की कहीं बात होती है तो विश्व बंधुत्व को परिभाषित किया जा सकता है, वो भारत है। जहां विश्व बंधुत्व की बात होती है वो भारत है। तो ये उसी काल खंड में जन्मा था ये शब्द और उसी कालखंड में ये पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के परिचय के रूप में प्रस्तुत हो गया था। तो छायावादी काव्य जो था वह भावनात्मक एवं आत्मगत हो गया था। अब केवल लिखना, पढ़ना और मन को थोड़ी देर के लिए उत्तेजित कर देने वाला साहित्य की अब आवश्यकता नहीं थी। अब भावनात्मक साहित्य की आवश्यकता थी, आत्मगत करने की आवश्यकता थी। कल्पना और अनुभूति के चिंतन से ऊपर उठकर एक सामान्य जन के मन को और मस्तिष्क को झकझोरने वाले साहित्य की आवश्यकता थी। रागात्मकता की प्रधानता थी। इसीलिए इस काल में गीति काव्य बहुत लिखे गए। यहाँ पे देखिए, क्योंकि रागात्मकता की छायावाद के काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। गीति काव्य लिखे गए, संगीतबद्ध हुए, गाए गए और लयबद्ध गाए गए। जैसे कि कामायनी की है, हम प्रथम छंद को लें तो उसमें बड़ी लयात्मकता है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे आंखों नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। एक लय है, ये लय चल रही है और लय के साथ साथ शब्द अपनी परिभाषा भी स्वयं ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये छायावाद के काव्य की विशेषता थी। भाव भंगिमाओं को भी इसमें बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत किया गया था और मानवीकरण जैसे सर्वथा नए उपमानों का इस काल में जन्म हुआ था, नए अलंकारों का जन्म हुआ था। उद्भावना और छायावादी काव्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह था और स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह जब होता है तो एक जो आंदोलन होता है वो मानव वेदना का रागात्मक आंदोलन होता है। रागात्मक अभिव्यक्ति उभर कर सामने आती है। राष्ट्रीय चेतना नए रूप में प्रस्तुत उस समय में हुई और नए रूप में राष्ट्रीय चेतना को देखा और समझा गया। उस समय के साहित्यकारों ने उसे अपने साहित्य में उतारा, एक हथियार बनाया, उसे भी एक हथियार बनाया आजादी के आंदोलन में, लड़ाई में शामिल होने के लिए। नक्शल में हम कहते हैं तो छायावाद जो है वो आधुनिक युग का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हिंदी साहित्य में काव्य में जो चेतना जागृत हुई थी उसका प्रवेश द्वार छायावाद को माना जाता है। हम पुरानी सारी परंपराओं, अलंकारों, उपमानों से अलग उतरकर अब बात कर रहे हैं नवीन दृष्टिकोण की और वो नवीन दृष्टिकोण छायावाद का प्रमुख प्रतिपाद बना है। अगले वीडियो में हम प्रगतिवाद पर बात करेंगे। प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं रही, क्या उसके कारण रहे, उसके उद्भव के क्या कारण रहे और किस तरह से प्रगतिवाद के कवियों ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान प्रदान किया। नमस्कार।